हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और मैं अपने साथ लाया हूं बहुत सारा एक्सपीरियंस एज अ बायोलॉजी एग्जामिनर। तो अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा आज, और यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं सॉल्यूशंस। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, पेपर कैसे आ सकता है, इन सब चीजों की बात हम करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गिवन बिलो इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन विद अ फ्यू ब्लैंक्स। यानी कि ये जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी हुई है इसको आपको फिल करना है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो इस तरह आप इसे भर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि यहां पर हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल हम एरोबिक रेस्पिरेशन का दे सकते हैं यहां पर। तो आपको क्या लिखना है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, देन एरो, on the above of arrow you will write enzymes, on the other side you have to write, क्या लिखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है उधर। तो आपको कार्बन डाई मिलेगी, वाटर वेपर्स मिलेंगे, 38 एटीपी मिलेंगे और 420 किलो कैलोरीज ऑफ हीट यानी कि एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो ये रही केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। तो चलिए ट्रू एंड फॉल्स पर कर लेते हैं। Strenuous physical exercise may cause fatigue due to accumulation of CO2 in blood। जी नहीं बेटा, एनिमल्स में CO2 accumulate नहीं होगी strenuous exercise से, यहां पर होगा accumulate lactic acid। तो ये false है और हम कहेंगे accumulation of lactic acid। No CO2 is produced in anaerobic respiration in human body। ये true है बेटा, CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है, यहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीदिंग एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट आर वन एंड द सेम थिंग। नहीं बेटा, 4 प्रोसेस लिखे हुए हैं आपकी सेलिना बुक में। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रीदिंग है, फिर गैसियस ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन है। पहले आपका टिश्यू रेस्पिरेशन है, बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? ब्रीदिंग, गैसियस ट्रांसपोर्ट, देन टिश्यू रेस्पिरेशन एंड द लास्ट सेलुलर respiration। Then CO2 is transported to lungs by blood in form as bicarbonates and कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही है बेटा, जो CO2 जो ट्रांसफर होती है वो बाइकार्बोनेट्स और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको ट्रू करेंगे। टिश्यू रेस्पिरेशन मींस केमिकल चेंजेस अकरिंग इनसाइड द सेल्स। बेटा इसको टिश्यू रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो अगर केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं सेल के अंदर वो सेलुलर रेस्पिरेशन में होते हैं, ना कि टिश्यू रेस्पिरेशन में, तो इसे हम फॉल्स करेंगे। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर बेटा। तो इसमें एक मैच द फॉलोइंग है। तो कैसे मैच करेंगे? नेजल चैम्बर में बेटा फाइन हेयर्स होते हैं जो एयर को वार्म करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें नेजल चैम्बर वार्म्स एयर। एपिग्लॉटिस से कवरिंग होती है जो विंड पाइप को जब हम खाना खाते हैं उस समय क्लोज करती है। तो हम लिख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं, एपिग्लॉटिस को क्लोजेस विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। एयर सेक्स यानी कि यहाँ पे एल्वेली की बात हो रही है। एल्वेली क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको देखने को मिलेगा एल्वेली में। उसके बाद लंग्स बेटा स्पॉन्जी एंड इलास्टिक होते हैं। लैरिंग्स क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। और यहाँ पर जो ट्रैकिया है इसमें सी शेप्ड रिंग्स होती हैं जो इसको स्ट्रेंथन करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं। और सीलिया जो है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया होते हैं, वो क्या करते हैं? वो म्यूकस को ड्राइव करते हैं। तो सीलिया ड्राइव्स म्यूकस। तो इस तरह आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ डू द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट इन इंस्पिरेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। यानी कि इंस्पिरेशन यानी कि एयर को अंदर की तरफ लेना, उस समय ये रिब्स और डायफ्राम क्या होगा? तो रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड इंक्रीजिंग द चेस्ट कैविटी। डायफ्राम becomes flattened and it also increases
chest cavity but lengthwise. So lengthwise increase in chest cavity. ध्यान रखना है आपको कि डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी को बढ़ाता है बट लेंथवाइज. एक्चुअली ये ऐसा डोम शेप्ड होता है, बाद में फ्लैट हो जाता है. तो क्या होता है, इससे लेंथवाइज चेस्ट कैविटी बढ़ती है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर भी एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच करना है. ये वैल्यूज बेटा आपको याद करनी है बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से वैल्यूज पर आता है. आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए. तो जल्दी से मैच कर लेते हैं. रेजिडुअल एयर 1500 ml, वाइटल कैपेसिटी 4500 ml, टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml, डेड एयर स्पेस विच इज अ पार्ट ऑफ, किसका है, टाइडल वॉल्यूम का पार्ट है. टाइडल वॉल्यूम के दो पार्ट होते हैं, डेड एयर स्पेस एंड एल्वियोलर एयर. तो उसमें से जो डेड एयर स्पेस होती है वो 150 ml की होती है. ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. मेंशन एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर. इंस्पायर्ड एयर और जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें आपको क्या करना है, दो डिफरेंसेस बताने. तो इंस्पायर्ड एयर बेटा जो है उसमें क्या होगा, उसमें मोर ऑक्सीजन होगी और लेस वाटर वेपर्स होंगे. जो एक्सपायर्ड एयर होगी उसमें मोर CO2 होगी और मोर वाटर वेपर्स होंगे. ध्यान रखना है इसको आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. गिव रीजंस फॉर पीपल क्लाइंबिंग टू हाई एल्टीट्यूड में सफर फ्रॉम डिजीनेस एंड अनस्टेडी विजन. बेटा जो हायर एल्टीट्यूड्स पर जब हम जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर में है वो भी डिक्रीज होता है. तो यहां पर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी. देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यूज जिसकी वजह से डिजीनेस और अनस्टेडी विजन हमें देखने को मिलेगा. लाइम वाटर इज यूज्ड इन मोस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन. So beta when lime water when lime water reacts with carbon dioxide it turns milky and it is very convenient to prove that any air contains CO2 or not with the help of lime water. तो बड़ा कन्वीनियंट होता है लाइम वाटर के साथ हमें प्रूव करना कि कार्बन डाई प्रेजेंट है कि नहीं है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं. नाउ रेस्पिरेशन रेट इज हायर इन एनिमल्स देन प्लांट्स. तो रेस्पिरेशन रेट जो एनिमल्स में वो हायर है. क्यों है बेटा इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिव लाइफ होती है इनकी. दूसरा इनकी फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं इनके अंदर, एक जगह से दूसरी जगह ये एनिमी से बचने जाएंगे, बाकी कामों के लिए जाएंगे, फूड गैदर करने के लिए जाएंगे. तो बॉडी मूवमेंट्स यानी कि जो बॉडी एक्टिविटी है वो इनमें ज्यादा होगी. साथ में इनके अंदर प्लांट्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है. इसकी वजह से इनको कांस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है. उस कांस्टेंट एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इनको ज्यादा रेस्पिरेशन का रेट चाहिए. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. गिवन अलोंग साइड एन एक्सपेरिमेंट इंटेंडेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ डायफ्राम. यहां पे डायफ्राम का कोई एक्शन दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें कुछ गलती है वो आपको ट्रेस करना है. तो देखिए हो क्या रहा है, एयर अंदर भी आ रही है और डायफ्राम ऊपर की तरफ है. ये गलत है. एयर अंदर बेटा जब आएगी जब डायफ्राम नीचे की तरफ होगा. ये अगर हम इस बॉटल को चेस्ट कैविटी मान लें, अगर इसको हम चेस्ट कैविटी मान लेते हैं तो क्या होगा बेटा, ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जब बढ़ेगा जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डोम शेप नहीं रह जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा. सो इसमें यही गलती है, इसको आपको मार्क करना है. दैट एयर इज कमिंग इन व्हाइल डायफ्राम इज मूविंग अप. बिल्कुल गलत है. एयर विल रश इन व्हेन डायफ्राम विल मूव डाउन. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा डोम शेप्ड होता है, फ्लैट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद. क्वेश्चन नंबर 2. अल्टीमेट एंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज नोन एज. ओके, द अल्टीमेट एंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वियोलस या एल्वियोली. लास्ट पार्ट बेटा एल्वियोली होता है तो एल्वियोली को आप टिक करेंगे. नाउ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाई बनती है और कार्बन डाई क्या होती है, रिलीज हो जाती है. तो देयर इज लॉस ऑफ ड्राई वेट. तो लॉस ऑफ ड्राई वेट को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. प्रोडक्ट ऑफ
एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में बेटा लैक्टिक एसिड बनता है, तो आप लैक्टिक एसिड को चुनेंगे यहां पर, जबकि प्लांट्स में इथेनॉल होता है। तो इथेनॉल को हमने क्यों नहीं चुना यहां पर, क्योंकि यहां पर एनिमल्स का पूछा गया, एनिमल्स में लैक्टिक एसिड होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स मोस्टली अकर इन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर कहां देखने को मिलता है बेटा, जब हम स्ट्रेनस एक्टिविटी, कोई स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी जरूरत है, तो हमारी मसल्स क्या करती हैं, एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर लेती हैं। तो ये जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, तो यहां पर स्केलेटल मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एडम्स एप्पल, बेटा वॉइस बॉक्स, ये जो जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये जो हिस्सा आप मूव करते हुए देख रहे हैं, यही आपका एडम्स एप्पल है, इसको लैरिंग्स भी कहते हैं, सो हम लैरिंग्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग, यानी कि फंक्शनल यूनिट, एल्वियोली सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसी को बोलते हैं फंक्शन यूनिट, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट क्या है, एल्वियोलस है, एंड एल्वियोलस इज सिंगुलर, एल्वियोली इज प्लूरल, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, उसको हम प्लूरा भी कहते हैं, एंड फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट, मस्कुलर शीट विच सेपरेट द थोरैसिक एंड द एब्डोमिनल चैम्बर, बेटा एक मस्कुलर शीट होती है जो थोरैसिक और एब्डोमिनल चैम्बर को अलग करती है, दैट इज डायफ्राम विच इज डोम शेप्ड, ओके, सो ये डायफ्राम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following produces mucus in the respiratory passage, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है इसमें म्यूकस कहां से आता है, तो बेटा आपको बता दूं मैं, जो हमारा एपिथेलियम होता है इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, तो गॉबलेट सेल्स हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और जो सीलिया होता है उस म्यूकस को पूरा फैलाता है, यानी कि उसको ड्राइव करता है, तो ध्यान रखेंगे गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आ गए हम लोग, चलिए फटाफट कर लेते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कॉमन पैसेज ऑफ इसोफेगस एंड ट्रैकिया, फेरिंग्स, मसल्स फाउंड बिटवीन रिब्स विच कैन चेंज द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी लेंथवाइज, बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लेंथवाइज डायफ्राम बढ़ाता है, तो आप डायफ्राम यहां पर लिखेंगे, मसल्स, ओके ये हो गया। नेक्स्ट वाला, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बेटा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन लिखेंगे, क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेंगे तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिख देते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बेटा जब बनेगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा कंबाइन करेगी आरबीसी के साथ, तो यहां कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है इसलिए हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखेंगे, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बॉडी स्ट्रक्चर कंसर्न विद द गिवन फंक्शनल एक्टिविटी, तो यहां पे कोई फंक्शनल एक्टिविटी है उससे कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर जो है कोरिलेट कर रहा है वो आपको लिखना है। प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग सॉलोइंग, इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस होता है बेटा जो हमारे खाने को यानी कि फूड को सॉलोइंग के समय ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स, बेटा स्ट्रक्चर पूछा गया है, बच्चे यहां पे आरबीसी लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है, स्ट्रक्चर पूछा गया है यहां पे कैपिलरीज होगा। हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी लेंथवाइज, बार बार आ रहा है, लेंथवाइज कौन इंक्रीज करेगा, डायफ्राम। कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन लंग्स, कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन लंग्स, यहां पर हम देख सकते हैं कि हम हीमोग्लोबिन की बात कर सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन। प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से कौन बचाएगा, बच्चे यहां पे गलती करते हैं, प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी प्लूरल फ्लूइड लिख के आते हैं, जबकि प्लूरल फ्लूइड का काम है लंग्स का ल्यूब्रिकेशन करना, ठीक है, और लंग्स को मैकेनिकल इंजरी से कौन बचाएगा, रिब्स बचाएंगे बेटा, क्योंकि ये काफी हार्ड होता है, ये मैकेनिकल इंजरी से बचा पाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे रिब्स। प्रोवाइड एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन लंग्स, डिफ्यूजन कहां होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है एल्वियोली यानी कि एल्वियोलस पर, तो यहां पर हम एल्वियोलस या एल्वियोली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन,
टू स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स कौन से हैं? तो बेटा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, और बाद में पायरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाई, वाटर वेपर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, टू मेन रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल क्या चाहिए? ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, तो क्या चाहिए आपको? ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। टू पार्ट्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, टाइडल वॉल्यूम बेटा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सो एक है एल्वियोलर एयर, तो टाइडल वॉल्यूम का जो टोटल है, टाइडल वॉल्यूम कितने का होगा? 500 ml। ये डिवाइडेड है बेटा, डेड एयर स्पेस 150 ml एंड एल्वियोलर एयर 350 ml। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना, तो अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम याद है तो आप बाकी चीजें कर पाएंगे। तो सबसे पहले नोज है बेटा, नोज के बाद क्या होगा? नोज के बाद नेजल कैविटी होनी चाहिए, नेजल कैविटी नहीं है तो उसके बाद फेरिंग्स हम चुनेंगे। फेरिंग्स के बाद ये कहां जाएगा? फेरिंग्स के बाद हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई और लास्ट में लंग्स। तो ये सीक्वेंस आप इस तरह लगाएंगे। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द डायग्राम, तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम इसे लगा पाएंगे। नाउ अगेन एक मैच द फॉलोइंग आ रहा है, इसे जल्दी से कर लेते हैं। एल्वियोली में क्या होता है बेटा? एल्वियोली में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? स्मॉल एयर ट्यूब्स होते हैं ये। नेजल चैम्बर क्या है? इसमें बेटा लाइंड विद हेयर, यानी कि इसमें हेयर्स होते हैं नेजल चैम्बर में, नाक के अंदर आपके हेयर्स होते हैं। ब्रोंकाई क्या है? इन्वर्टेड वाई शेप ट्यूब। ये ट्रैकिया आया बेटा, और ट्रैकिया फिर क्या है? 2 हिस्सों में बट रहा है, तो ये वाई बन रहा है यहां पर, उल्टा वाई ऐसे करके, नीचे से ये वाई, तो इसीलिए हमने क्या बोला है? इन्वर्टेड वाई शेप्ड ट्यूब से इसको मार्क कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो एक सिमिलर पैटर्न पर आपको भरना है। एक एग्जांपल आपके सामने करके दिखाए हुए थे, किडनी है, उनका मेन काम एक्सक्रीशन है, यानी कि मेन फंक्शन की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंगली फंक्शंस हमें बताने हैं। एल्वियोली, एल्वियोली में आप लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या गैसियस डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या गैसियस डिफ्यूजन आप लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? यहां पर आप लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन आप इसमें लिख सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। देन इपिग्लोटिस क्या करता है? इपिग्लोटिस ट्रैकिया को कवर करता है ड्यूरिंग सॉलोइंग, तो सॉलोइंग ऑफ फूड आप यहां पर भर सकते हैं, ठीक है। देन प्लूरा, प्लूरा जो मेम्ब्रेन है क्या करती है? ल्यूम्रिकेशन ऑफ लंग्स, तो ल्यूम्रिकेशन ऑफ लंग्स कर सकते हैं। डायफ्राम क्या करता है? ब्रीदिंग में मदद करता है, तो डायफ्राम में ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। देन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, जो हमारा ये ट्रैकिया है बेटा, इस ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ये क्या करती हैं? जो हमारा ट्रैकिया उसको सपोर्ट करती हैं और उससे स्ट्रेंथ देती हैं, तो हम क्या करेंगे? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन ट्रैकिया। आगे चलते हैं। स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सीलिएटेड इपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो सीलिएटेड इपिथेलियम है ये क्या करता है? तो सीलिएटेड इपिथेलियम में आप एक फंक्शन लिख सकते हैं, ड्राइव्स द म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय गॉबलेट सेल्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें लिख सकते हैं ड्राइव्स म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डायफ्राम क्या कर रहा है? ब्रीदिंग में मदद कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसमें इंक्रीजेस चेस्ट कैविटी लेंथवाइज। इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड क्या करता है बेटा? ये जो लंग्स है उनका ल्यूम्रिकेशन करता है, इट ल्यूम्रिकेट्स लंग्स सो दैट इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सके, फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर आपकी बुक की बात करें तो आपकी बुक में लिखा हुआ है इट ल्यूम्रिकेट्स सरफेस ऑफ लंग्स सो दैट लंग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड इजीली। आगे बात करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस वुड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज? ब्रीदिंग रेट किन कंडीशन में
इंक्रीज हो सकता है। तो बेटा अगर हम बहुत सारी कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज जो है, बहुत हैवी एक्सरसाइज कोई कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। साथ में अगर हमारे ब्लड में अक्यूमुलेट हो गई है CO2 किसी वजह से, तो भी हमारी बॉडी उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करेगी और उस समय हम बहुत तेज से सांस लेने की कोशिश करेंगे। तो अक्यूमुलेशन ऑफ CO2 भी आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ हाउ वुड यू प्रूव दैट एयर यू ब्रीथ इन इज वार्मर? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं जो एयर है वो वार्मर होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल एयर? सो हम इसमें लिख सकते हैं ब्रीथ आउट, ओके, ब्रीथ ऑन योर हैंड, breathe on your palm and feel it. So when we breathe out on palm, then we feel that it is warmer. So in this case we can prove it. Now question number 5, how is the respiratory passage kept free from dust particles? So respiratory passage में starting में आपको बात करनी है, nasal cavity is lined with fine hairs and mucus. So fine hairs and mucus of nasal cavity trap dust particle and rest of the dust particle will be trapped by the mucus secreted by goblet cells. So ये दो तरीके हैं बेटा जिससे आपका जो नेजल पैसेज डस्ट पार्टिकल से फ्री रहता है। What is wrong in the statement we breathe in oxygen and we breathe out carbon dioxide? बेटा बिल्कुल ही गलत है, because we always breathe air. तो हम क्या इसको सही कर सकते हैं? We breathe air containing more oxygen and we breathe out air containing more carbon dioxide, ऐसा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं एक बार, we breathe in air containing more oxygen, we breathe out air containing more carbon dioxide, ये सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो आपको डेफिनेशंस है कुछ इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना है। साथ ही में जो आपकी कैपेसिटीज है, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इन सब की भी आपको डेफिनेशंस और वैल्यूज याद होनी चाहिए। रेस्पिरेशन, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फॉर सेलुलर और फॉर लाइफ एक्टिविटीज, आप ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which energy is released by breaking down of glucose which is required for normal life processes. Next, hypoxia, it is deficiency of oxygen reaching tissues. deficiency है बेटा जिसमें tissues तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। रीजन क्या है? क्राउडेड प्लेस है, प्लेस बहुत क्राउडेड है, पुअर वेंटिलेशन है, तो पुअर वेंटिलेशन है, क्राउडेड प्लेस है, या हायर एल्टीट्यूड्स पर आप चले गए तो वहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन? इट इज डिफिकल्टी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टिश्यूज। नेक्स्ट, अस्फिक्सिएशन क्या होता है? अस्फिक्सिएशन इज अ कंडीशन इन विच योर ब्लड बिकम्स मोर वीनस। ये लाइन लिखी हुई, मोर वीनस मींस मोर कार्बन डाई एक्यूमुलेट हो जाएगी ब्लड के अंदर आपके, जिसकी वजह से जो सप्लाई ऑक्सीजन की क्या होगी? डिमिनिश हो जाएगी, और इससे अगर ये अनट्रीटेड रहा तो इससे डेथ भी हो सकती है। ये आपको कब कब देखने को मिलेगा? स्ट्रैंगुलेशन, किसी का अगर कोई गला घोंटा जा रहा हो तो आएगी, या कोई डूब रहा हो, ड्रॉनिंग, उस केस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई ब्लॉकेज आ गया हो तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ब्रीदिंग, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच वी ब्रीद इन एयर, इन विच एयर इज ओके इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर एंड एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑक्सीजन अब्सॉर्बिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ओके अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में ध्यान रख के ही डिफरेंस लिखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहां पर एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है, तो यहां पे आपको कार्बन डाई, वाटर वेपर, 38 ATP आप लिख सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो
एनारोबिक रेस्पिरेशन में या तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो आप इथेनॉल लिख सकते हैं, अगर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं तो हम लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं। साथ में आपको 2 एटीपी मिलेंगे यहां पर, ठीक है। तो यानी कि बहुत कम एनर्जी मिल रही है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स होते हैं कार्बन डाई एंड वाटर, जबकि रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ऑर्गन इन्वॉल्व्स। तो बेटा रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है उसकी बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन में बेटा ब्रोंकस, एल्वेली, ये सब इन्वॉल्व होंगे, ओके। और ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग में नेजल चैम्बर, ट्रैकिया, ये इन्वॉल्व है। टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल, सिर्फ आपको क्वांटिटी देनी है, डेफिनेशन नहीं लिखना है यहां पर। तो टाइडल वॉल्यूम जैसा कि मैंने पहले बताया था 500 ml है, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1500 ml आपको लिखना है। Now question number 2, give suitable explanation of the following. Breathing through the nose is said to be healthier through the mouth. क्योंकि इससे पहले हमने जो ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स की जो बात की थी वही इसका आंसर है, क्योंकि जब हम नोज से ब्रीथ करेंगे तो वो जो एयर अंदर जाएगी उसमें सारे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप भी कर लिए जाएंगे, साथ में एयर को वार्म भी कर दिया जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड दैट ब्रीदिंग बाय नोज इज हेल्दियर, क्योंकि वहां पर डस्ट पार्टिकल ज्यादा ट्रैप कर पाएंगे और जो एयर है वो थोड़ी सी वार्म भी हो जाती है। Why does a person feel breathless at higher altitudes? हायर एल्टीट्यूड्स पर क्या होगा बेटा, एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, इस वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम हो जाता है एयर में। सो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स पर जाओगे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो हाइपोक्सिया हमने वर्ड पढ़ा था वो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन देखने को हायर एल्टीट्यूड्स पर मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you shiver and why do your teeth chatter when it is cold in winter? बेटा we shiver and teeth chatter because muscles हमारी क्या करती हैं, try to produce more heat by shivering. So to produce more heat to compensate the heat lost in cold. So इस समय क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा शिवर करेगी, और ये शिवर जो कर रही है और चैटरिंग हो रही है इस वजह से हो रही है कि हमारी बॉडी चाह रही है ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना ताकि वो कोल्ड एनवायरमेंट में हम लोग सरवाइव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विद रिगार्ड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन, आंसर द फॉलोइंग, नेम 2 मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीदिंग। तो यहां पर आपको 2 मसल्स की बात करनी है, तो यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर सकते हैं और एब्डोमिनल मसल्स की बात कर सकते हैं, या दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ अबव मेंशन्ड मसल्स हेल्प इन इंस्पिरेशन ऑफ एयर। सो ऊपर की जो मसल्स हैं वो कैसे मदद कर रही हैं, यानी कि जो आपको इंस्पिरेशन यानी कि एयर अंदर कैसे आ रही, तो आपको इंस्पिरेशन में क्या लिखना है, व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल वर्ड का यूज करना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड इंक्रीजिंग द चेस्ट कैविटी, सो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड डायफ्राम, दैट इज द नेक्स्ट मसल, ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम फ्लैटेंड इंक्रीजिंग द चेस्ट कैविटी लेंथ वाइज। जब चेस्ट कैविटी बेटा बढ़ गई तो क्या होगा, किसी चीज का अगर वॉल्यूम बढ़ा दो तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारी बॉडी के जो चेस्ट कैविटी है इसमें प्रेशर कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऑटोमेटिकली हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप एयर अंदर की तरफ आ जाएगी इंस्पिरेशन में। नेक्स्ट, गिव ओवरऑल केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ओके, सो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पीछे भी, क्या है, ग्लूकोज
plus oxygen. On the other side, you have to write carbon di, water vapors, 38 ATP and 420 kilocalories of energy. Now, what is meant by residual air? Residual air क्या है? The air, some air is always left in lungs, even of forceful expiration. That is called residual air. और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 1500 ml. तो 1500 ml डेड एयर स्पेस क्या है बेटा? ये टाइडल वॉल्यूम का पार्ट है, ठीक है. सो डेड एयर स्पेस क्या है? सम टाइडल एयर is always left in trachea and bronchi where no diffusion of gases occur. That is known as dead air. इसकी वैल्यू कितनी है? 150 है, 150 ml. नेक्स्ट कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस. बेटा ये क्या है? ये एल्वियोलस है और ये है बेटा कैपिलरी, और इसमें ये जो ब्लैक्स आपको दिख रहा है ये है आरबीसी. तो आपको नंबर करना है इसको. तो नेम द पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 इज, आप कैपिलरी मार्क कर सकते हैं, वॉल ऑफ कैपिलरी, थिन वॉल ऑफ कैपिलरी. सेकेंड पार्ट आरबीसी. थर्ड पार्ट प्लाज्मा. एंड फोर्थ पार्ट वॉल ऑफ एल्वियोलस. दिस इज वॉल ऑफ, थिन वॉल ऑफ एल्वियोलस. ये मार्क कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट डू द एरोज 5 and 6 इंडिकेट. तो देखिए 5 एरो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि इस कैपिलरी में जो कार्बन डाई थी वो एल्वियोली में चली गई. सो डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैपिलरी टू एल्वियोली, देन एल्वियोलस एक्चुअली. एंड हियर व्हाट इज हैपनिंग, ये एरो उल्टा लगना चाहिए था ऐसे की तरफ, ब्लैक होने की वजह से दिख नहीं रहा, ये एरो नीचे की तरफ है. तो क्या ऑक्सीजन इज डिफ्यूजिंग इन फ्रॉम एल्वियोलस टू कैपिलरी. तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इन हो रहा है एंड कार्बन डाई इज डिफ्यूज्ड आउट. क्वेश्चन नंबर 5, लेबल्स करने हैं पहले हमें. आइडेंटिफाई द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन इज लंग एंड ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन क्या है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई. ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये बेटा रिब्स दिखाने की कोशिश हुई है तो रिब्स हो गया. ओके. सेकंड, ये आपका लेफ्ट लंग है. अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरा लेफ्ट है ये बेटा, तो ये लेफ्ट लंग. उसके बाद ये नीचे जो डोम शेप्ड मैंने बताया था ये क्या है? डायफ्राम है. और डायफ्राम और इसके बीच बेटा ये होती है जो आपको फिफ्थ वाला मार्क है, ये एक्चुअली है, ये है प्लूरल कैविटी बेटा. तो प्लूरल कैविटी आपकी लिखी नहीं है कोर्स में, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? प्लूरल फ्लूइड मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भरा होगा. तो यहां पर आप 5 में प्लूरल फ्लूइड लिखेंगे. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग फाउंड इन द स्ट्रक्चर 1. तो यहां पर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है ट्रैकिया में बेटा. इसका क्या फंक्शन है? इट स्ट्रेंथन ट्रैकिया, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रैकिया, इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया. ये चीजें आप लिख सकते हैं. नेम द फ्लूइड फील्ड बिटवीन द टू प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द ऑर्गन शोन एज पार्ट 2. तो पार्ट 2 में लंग्स है, इसमें 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स की बात हुई है. तो वो है प्लूरा की मेम्ब्रेन, और उसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है प्लूरल फ्लूइड. तो प्लूरल फ्लूइड का जैसे कि मैंने फंक्शन बताया क्या है? इट प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन टू लंग्स सो दैट लंग्स कैन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इजीली. देन क्वेश्चन, नेम द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ पार्ट 2. लंग की यूनिट पूछिए बेटा, एल्वियोलस लिख देंगे, और प्लूरल अगर लिखना चाहे तो एल्वियोली लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, बेल जार है, फिर ये वाई शेप्ड ग्लास है, फिर हमने यहाँ कुछ बलून्स लगा दिए और हम इस रबर शीट को नीचे खींच रहे हैं. सो नेम द प्रोसेस. क्या हो रहा है बेटा? इसमें क्या दिख रहा है बेटा? इसमें ब्रीदिंग प्रोसेस है, ये ब्रीदिंग प्रोसेस दिखाया जा रहा है. और ब्रीदिंग में भी कौन सा है बेटा? इंस्पिरेशन है. नेम द 2 स्टेप्स ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. अब आपको ये बताना है ये जो अरेंजमेंट हमने किया है हमारी बॉडी में क्या क्या होगा. ये बलून्स हमारी बॉडी में किसके इक्विवेलेंट होंगे? तो बेटा ये बलून्स क्या है? ये हमारे लंग्स हैं,
रबर शीट हमारी डायफ्राम का काम कर रही है और बेल जार इंडिकेट कर रहा है हमारी चेस्ट कैविटी को। आगे, राइट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑर्गन रिप्रेजेंटेड बाय बलून। एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, देखिए जरा। राइट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑर्गन रिप्रेजेंटेड बाय बलून। बलून यानी कि लंग्स की पोजीशन इसमें बता देनी है, तो आपको बताना है इनसाइड थोड़ा कैविटी अबव डायफ्राम, ठीक है, ऐसा आप बता सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ डायग्राम, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दिख रहा है, स्टडी दिस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो गौर से देखेंगे क्या, नेम द प्रोसेस ऑकरिंग इन द डायग्राम। दिस इज टिश्यू रेस्पिरेशन बेटा, टिश्यू रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज टिश्यू रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस। आपको इसमें यही बोलना है कि टिश्यू रेस्पिरेशन में क्या है बेटा, क्या होगा, यहां से इस वाले पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहां से टिश्यूज में क्या जा रही है, ऑक्सीजन, यहां से कार्बन डाई वापस आ रही है। तो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाई और ऑक्सीजन का टिश्यू लेवल पर, ठीक है। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या देना है आपको, एक्स एंड वी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक्स क्या है, ऑक्सीजन है क्योंकि अंदर आ रही है, और बाहर क्या जा रहा है, कैपिलरी में जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा, ये है कार्बन डाई।